दूसरे के साथ आपकी स्वतंत्रता का भी हनन किया जा सकता है। वह कानून में नहीं था या अपराध की श्रेणी में नहीं था तो उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। कि यदि आपने एक बार अपराध किया है तो आपको उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो ये एक बार के कृत्य में एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कृत्य कर लिया, सजा मिल गई, फिर दोबारा आप कृत्य करना चालू कर दो। इसमें कहने का अभिप्राय आपका ये है कि आपको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, यानी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं हो। मैं इसे भारतीय संविधान के सबसे अच्छे अनुच्छेदों में एक मानता हूँ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, है ना, कि जो आपकी स्वतंत्रता होती है, ठीक है, स्वतंत्रता, क्या ये स्वतंत्रता आपको अचानक से मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि यदि कोई आप पे रोक टोक ना लगाए तो आप स्वतंत्र हैं? देखो, मैं जो इसको समझता हूँ, स्वतंत्रता पर सही रोक टोक का लगना भी आवश्यक है या सही बंदिश का लगना आवश्यक है। होता क्या है कि अगर आपके पास सही बंदिशें नहीं लग पाती, ठीक है, जैसे हम एक बच्चे को समझ लेते हैं, ठीक है, एक बच्चा है, एक बच्चे को अगर हम किसी प्रकार की रोक टोक ना लगाएं तो क्या आपको हकीकत में लगता है कि बच्चा सदैव सही रहेगा? है ना? वो क्या काम करेगा, बच्चा जो है वो कुछ अपने लिए गलत भी कर लेगा, हार्मफुल भी कर लेगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी होगा कि जब गड़बड़ होगी तो एक्सपीरियंस से अपने आप सीख जाएगा, तो स्वतंत्र अपने आप हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति के सही विकास के लिए सही स्वतंत्रता का होना परम आवश्यक है, जिसके लिए कुछ निर्णय या कुछ आवश्यक रोक टोक, ध्यान रखना, आवश्यक रोक टोक या बंदिश का होना मेरे हिसाब से आवश्यक है। अगर हम आवश्यक रोक टोक नहीं रखते तो कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने कार्य से, अपनी मनमानी इच्छा से कार्य करेगा, है ना? और जब मनमानी इच्छा से कार्य होगा तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, हमने हर व्यक्ति को ये बात बोल दिया कि आप अपनी मर्जी से अपनी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी से आपकी चीजें आएंगी। जब आपकी मर्जी से चीजें आएंगी तो उसमें जो आपको परिस्थिति मिलेंगी, पता चला कि आपने किसी का हार्म कर दिया, हार्म करने की वजह से आपने दूसरे का नुकसान कर दिया, तो कुछ ऐसे बातें बताना जो कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करती हो, इनको बताना भी आवश्यक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोक टोक है। अब जैसे हम सपोज कर लेते कि कोई एक व्यक्ति जो है वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है। अब हालांकि उसको तो स्वतंत्रता है कि भाई वो कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाए, लेकिन तेजी से गाड़ी चलाना क्या दूसरे की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक नहीं हो सकता? तो स्वतंत्रता में इसलिए आवश्यक रोक टोक लगाए जाना मेरे विचार से बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीडम देंगे, एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब होता है कि आप पे किसी भी तरीके का रोक टोक ना लगाया जाए, तो एक इंसान दूसरे इंसान को हमेशा हार्म करता हुआ मिलेगा। तो इन परिस्थितियों से भी हमें बचना होता है। तो इसलिए यदि आपको सही स्वतंत्रता चाहिए, असली स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए आप को आवश्यक रोक टोक मिलना भी जरूरी है। अगर ऐसी रोक टोक ना लगाई जाए तो दूसरे के साथ आपकी स्वतंत्रता का भी हनन किया जा सकता है। तो सपोज कर लो कि कोई बहुत तेज व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, आप उसकी चपेट में आ गए, अब दूसरे की स्वतंत्रता से आपका तो जीवन ही समाप्त हो गया। तो इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता जो है वो सही रोक टोक के साथ होती है, ठीक है, वास्तविक स्वतंत्रता सही रोक टोक के साथ होती है, ठीक है, यानी हमारी भी स्वतंत्रता रहे और किसी अन्य के स्वतंत्रता को भी किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। मेरे विचार से यह सबसे बेहतर स्वतंत्रता है, ठीक है। एक फिलोसफर है इस मामले में, कल मैंने बताया भी होगा आपको, थॉमस हॉब्स, है ना। थॉमस हॉब्स जो है बिना रोक टोक की स्वतंत्रता को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था कि बिना रोक टोक की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति जो अपनी मर्जी में, अपनी मर्जी से चाहे वो कर सकता है। लेकिन मैं इस चीज को कभी भी सही नहीं मानता, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने जो अपनी समय की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने वो अपनी फिलॉसफी दी थी कि मनुष्य में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में जिस टाइम पे उन्होंने फिलॉसफी लिखी थी या जिस परिस्थिति में वो पैदा हुए थे, उस टाइम पे ब्रिटेन या इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। उस सिविल वॉर की परिस्थिति में उन्होंने देखा कि काफी हद तक लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, दंगा, मार पिटाई, यानी पूरी सिविल वॉर की वहां कंडीशन थी। तो सिविल वॉर की कंडीशन में उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उसके हिसाब से एक
अपनी आइडियोलॉजी रख दी कि व्यक्ति जो है अपने विकास के लिए जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। उन्होंने उनकी जो फिलॉसफी कही जाती है, उनकी जो स्वतंत्रता कही जाती है, वो जंगली स्वतंत्रता भी कही जाती है कई बार। ठीक है, वो जंगल लॉ अप्लाई करते हैं सोसाइटी के अंदर, जबकि मैं खुद मानता हूं कि मेरे विचार से वो चीज सही नहीं है, क्योंकि हम अगर जंगल राज चलाएंगे तो किसी दूसरे को भी नुकसान हो सकता है और समय के साथ हम उस नुकसान की चपेट में हम भी आ सकते हैं। तो सही स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रोक टोक होना परम आवश्यक है। ठीक है, हमने आर्टिकल 19 की चर्चा कल की थी। ठीक है, आज हम आर्टिकल 20 की चर्चा करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 हमारे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि में संरक्षण प्राप्त होगा, है ना। दोष सिद्धि में संरक्षण का मतलब क्या है, यानी जबरदस्ती आपके ऊपर कोई ये नहीं कर सकता कि आप उस अपराध को एक्सेप्ट करें। ठीक है, दोष सिद्धि में संरक्षण होता क्या है, कई बार जबरदस्ती बोला जाता है कि आप उस वहां पे अवेलेबल थे तो आप उसे माने। ठीक है, कि आपने वो अपराध किया है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि आप उस अपराध को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस अपराध को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। होता क्या है, पहले के समय पे क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेज क्या काम किया करते थे, जबरदस्ती कोई भी ब्लेम हो इंडियंस पे डाल देते थे, है ना। अब होता क्या था कि जब ब्लेम डल रहा है तो चाहे उन्होंने अपराध किया हो या ना किया हो, लेकिन अंग्रेज क्या कहते थे, अंग्रेज ये बात बोलते थे कि जो अपराध है वो आप ही ने किया है, यानी इंडियंस ने किया है। उसी कानून से बचने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 में ये बात लिखी गई है कि आपको दोष सिद्धि से संरक्षण मिलेगा, यानी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप अपने उस जो अपराध है या जिस कृत्य में आप लाए गए हैं अदालत के समक्ष, आप उस अपराध को एक्सेप्ट करें जब तक कि आप पर वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, आरोप सिद्ध होने के बाद, यदि आप पे आरोप सिद्ध हो जाता है, उसके बाद आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप पे आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव या किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि आप उस अपराध को माने। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है, हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जिसमें हम किसी अपराध के दृश्यता थे। ठीक है, यानी उस अपराध को देख रहे थे, तो किसी व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को या कोई भी अधिकारी जो रहा हो वहां पर, उसको ये लगा कि आप उस दोष में या अपराध में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, अब उसने आपके ऊपर क्या काम किया, अदालत में केस डाल दिया कि आप वहां पे अवेलेबल थे। तो अवेलेबल या उपस्थित रहने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपके ऊपर वो अपराध जो है वो सिद्ध हो गया है। ठीक है, ऐसी कोई भी वो नहीं है कि आप जबरदस्ती उस अपराध को माने। वो ये कह रहे हैं कि ये वहां पर अपराध के समय उपस्थित थे। अपराध के समय उपस्थित होना या अपराध को देख लेना, ये कतई नहीं कहा जा सकता कि आपने वो अपराध किया है। तो कई बार क्या करती है पुलिस, जैसे आपने सुना होगा टॉर्चर करना या थर्ड डिग्री देना या रिमांड लेना, है ना, इसमें क्या करती है पुलिस, उगलवाती है ना, कि क्या आपने अपराध किया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि पुलिस जो है, पुलिस की जो भी आप जो भी बयान देंगे पुलिस के अंदर, ठीक है, या पुलिस स्टेशन में है जहां भी, वो जो बयान है वो कोर्ट में मान्य नहीं होते। आप कोर्ट में डिनाई कर सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन में बचने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट में चाहे तो अपने दिए हुए बयान से पलट सकते हैं, बदल सकते हैं वहां पर, क्योंकि कोर्ट में जो भी बयान होते हैं, सॉरी, थाने में जो बयान दिए जाते हैं, हो सकता है आपसे जबरदस्ती गवाए गए। ठीक है, या आपको प्रेशर में डाल के बोला गया हो कि आपने कि जो पुलिस वाला है उसको अपने आप को सेफ रखना हो वहां पे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपने पुलिस स्टेशन में बयान दिए हैं, चाहे वो लिखित रूप में ही क्यों ना हो, आप उन बयानों से बदल सकते हैं। ठीक है, यही हमारा दोष सिद्धि से संरक्षण है। ठीक है, और अगर आपको कोई व्यक्ति ये कह रहा है, कोई भी अधिकारी ये कह रहा है कि जबरदस्ती आप उस को स्वीकार करें, उस अपराध को स्वीकार करें, तो ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 20 के अनुसार आता है। तो ये आपकी एक दोष सिद्धि से संरक्षण की स्वतंत्रता देती है, यानी जबरदस्ती आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष आरोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को।
अच्छा, हमारे अनुच्छेद 20 के अंदर, ठीक है, अनुच्छेद 20 ही है ना, ठीक है, अनुच्छेद 20 के अंदर पहला पॉइंट आता है, ठीक है, वो ये कहता है कि आपके ऊपर जब तक, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कोई कृत्य किया, ठीक है, आपके कृत्य करने से पहले यदि वह कानून में नहीं था या अपराध की श्रेणी में नहीं था तो उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपने कोई एक्टिविटी करी, ठीक है, अभी वो एक्टिविटी क्या है कि कानून के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है, या भारतीय दंड संहिता के अंदर में नहीं आती, तो उस अपराध के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। हाँ, उस कानून के बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति फिर उस अपराध को करता है या उस कृत्य को करता है तो वो व्यक्ति उसका अपराधी होगा, आप नहीं होंगे, ठीक है। यानी कानून बनने से पहले तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। इसके उदाहरण ऐसे समझ लेते हैं हम। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एमएलएम को, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे बोला जाता है। पहले क्या था, ये कानून के अंदर अपराध नहीं था, ठीक है, तो लोगों ने एमएलएम बहुत बेहतर तरीके से किया, इससे खूब पैसा कमाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। उसके बाद सरकार ने क्या काम किया, एमएलएम पर कुछ कानून बनाए, कुछ चीजों पर रोक लगाई, ठीक है। तो उन पर रोक लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति अब दोबारा से एमएलएम के अंदर अगर वो कृत्य करता है, ठीक है, तो वो दोष सिद्धि के अंदर आएगा। जबकि अगर पहले अगर उसने वो कृत्य किया होगा तो वो दोष सिद्धि के अंदर नहीं आएगा। या हम ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले बैटिंग एप्स चल रही थी, ठीक है, जिन पे सट्टा लगाया जाता था। जब तक कानून नहीं बना था कितनी सट्टे की ऐप चल रही थी, है ना। लेकिन अब सरकार ने क्या करा है, उनके ऊपर कानून बना दिया है। अब क्या है कि ऐसी एप्स जो कि सट्टा लगवाती हो अब वो अपराध की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो अब आप देखते होंगे कि कोई भी अब ऐसी ऐप अवेलेबल नहीं है भारत के अंदर, ठीक है। हालांकि गैर कानूनी रूप से कोई चल रही होगी तो उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी कोई ऐप अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर कानून बना दिया है। तो इसका कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आपके कृत्य के ऊपर कोई कानून नहीं बन जाता तब तक आपके कृत्य पर आपको सजा नहीं दी जा सकती। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अंदर कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल वही 20(2) के अंदर आ जाता है कि यदि आपने एक बार अपराध किया है तो आपको उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखें। जैसे कि होता क्या, भारत के अंदर अगर आपने एक अपराध कर दिया तो आपको उसके लिए 2 अलग-अलग न्यायालय सजा नहीं दे सकते कि पहले आप उस न्यायालय की सजा भोगोगे बाद में उस न्यायालय की सजा भोगोगे, ऐसा नहीं होगा। आपके ऊपर भारत में केवल एक बार ही सजा का प्रावधान होता है। यानी आपके ऊपर यदि आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है तो आपको जो उसकी सजा है केवल एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिल सकती। नहीं, मना नहीं है। जो जघन्य अपराध होते हैं ना, बहुत जघन्य अपराध, उसको फांसी की श्रेणी में ला दिया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि जघन्य अपराध कर, जघन्य का मतलब ऐसा जो बिल्कुल ही अमानवीय है, ठीक है। उन अमानवीय कृत्यों की श्रेणी के अंदर फांसी का प्रावधान है, ठीक है। मना ही नहीं है, हालांकि मॉरल रूप से जितना ज्यादा हो सके उसको रोका जाता है, लेकिन फिर भी कोई हद से ज्यादा जघन्य अपराध है, या जैसे कि मान लो 100-150 मर्डर कर दिए किसी ने, एक कातिल है जो समाज के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, जिसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस परिस्थिति में फांसी का प्रावधान, ठीक है। और कोई सवाल है कीजिएगा। लेकिन किसी बंदे ने चोरी की, हाँ, उसको चोरी के बोल में सजा मिल गई, सजा काट के गया, तो दोबारा चोरी करता है। हाँ, सेम प्रोसेस। हाँ, तो उसको दोबारा हाँ, दोबारा मिलेगी, नहीं दोबारा मिलेगी, डेफिनेटली दोबारा मिलेगी। देखो एक्चुअल में क्या है, फिर उसको सजा थोड़ी बढ़ के मिलेगी। आपने कभी कभी सुना होगा ना, मतलब किसी कानून में पढ़ा होगा कि 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की सजा। तो पहली बार में जो सजा है वो बहुत कम दी जाती है कि व्यक्ति चलो सुधर जाए, पहली बार अपराध किया व्यक्ति सुधर जाए तो उसको ज्यादा सजा नहीं दी जाती। लेकिन जब व्यक्ति दूसरी बार सेम कृत्य में पकड़ा जाता है, सेम काम में पकड़ा जाता है, तो उसको सजा फिर बढ़ा दी जाती है उसकी, ठीक है। फिर की 3 साल दे दी, 4-5 साल दे दी, ठीक है। लेकिन इंसान तब भी नहीं सुधरता तो फिर उसको पूरी सजा दी जाती है कि भाई अब तुम इतने साल जेल में रहो,
ठीक है। तो इसमें मामला क्या बैठता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई कृत्य करता है तो उसकी सजा एक बार होगी, लेकिन दोबारा कृत्य करता है तो उसको और ज्यादा दंड दिया जाएगा, और ज्यादा उस पर वो डाला जाएगा, सजा का प्रावधान। ठीक है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। जैसे कि सपोज कर लो कि आपने एक बार कोई कृत्य किया, एक बार आपको उसकी सजा मिल गई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उसको दोबारा कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे? क्या वो सुधरा उसमें? नहीं, तो उसके लिए सजा तो बढ़ाई जानी चाहिए ना। तो जैसे 2 साल से लेकर 6 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फिर पहले 2 साल दी, फिर दोबारा उसने कार्य किया, तो पहले कृत्य की सजा तो वो काट के आ चुका है, लेकिन दोबारा उसने कोई वही कृत्य किया तो इस बार सजा 4 साल की होगी उसको। फिर जब 4 साल वो काट के आएगा लेकिन वो तब भी नहीं सुधर रहा, तो फिर उसको सजा 6 साल की हो जाएगी। तो ये एक बार के कृत्य में एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कृत्य कर लिया, सजा मिल गई, फिर दोबारा आप कृत्य करना चालू कर दो। इसको आप ऐसे लगा लो कि मान लो आपने एक बार मर्डर किया, फिर आप जेल से छूट के बाहर आ गए, तो क्या आप मर्डर करते रहोगे क्या? ऐसा करोगे क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपने कोई एक बार कृत्य किया है तो एक बार के कृत्य को ही आपको सजा मिलेगी, लेकिन अगर आप दोबारा कृत्य करते हो तो फिर आपको फिर सजा मिलेगी। यानी जब तक आप कृत्य करते चले जाओगे, कहने का अभिप्राय है कि जब तक आपके अंदर सुधार नहीं आ जाता तब तक आपको सजा मिलती रहेगी जी। एक बार सजा काटने के बाद अगर आप दोबारा कृत्य करते हैं आपको दोबारा सजा मिलेगी, फिर अगर आप करते हैं फिर आपको दोबारा सजा मिलेगी। तो जैसे जैसे आप अपराध करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सजा बढ़ती चली जाएगी। ये होता है बात। आपका भी कोई सवाल है? ठीक है। आर्टिकल 20 के तीसरे पार्ट में आता है, ठीक है, 20 के तीसरे पार्ट में आता है, यदि आप कोई अपराध करते हो तो आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। ठीक है। यानी इसमें कहने का अभिप्राय आपका ये है कि आपको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, यानी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं हो। यानी जैसे कि आपने सपोज कीजिए कि कोई अपराध किया, ठीक है, अपराध करने के बाद आपके ऊपर ये किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो। ठीक है। तो इससे आपका संरक्षण है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि अपराध किया और अपराध आपका किसी ने नहीं देखा, ठीक है, जैसे हम कई बार कह सकते हैं कि परफेक्ट मर्डर, आपने सब सुना होगा कई बार। यानी आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसको किसी ने नहीं देखा, ठीक है। अब अपराध को किसी ने नहीं देखा लेकिन आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो पुलिस वाले क्या है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार से दोष सिद्धि नहीं कर सकते। वो ये नहीं बोल सकते कि आप अपने खिलाफ में गवाही। तो जैसे कि सपोज कर लो कि आपने कोई ऐसा कृत्य किया जो कि अपराध की श्रेणी में आता था, ठीक है। उसके बाद क्या परिस्थिति बनी, किसी ने आपको देखा नहीं लेकिन पुलिस ने शक के बिना पर आपको डाल दिया। अब पुलिस प्रूफ नहीं कर पा रही है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। यानी आपको आप ही के खिलाफ कभी भी गवाह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। आप अपने विरुद्ध गवाही से बच सकते हैं। तो ये होता है हमारे आर्टिकल 20 के पार्ट 3 के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कानून के विरुद्ध आप सभी क्या है, अपने आप को बचा सकते हैं। अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मैं इसे भारतीय संविधान के सबसे अच्छे अनुच्छेदों में एक मानता हूं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यह आपको सबसे अधिक प्राकृतिक स्वतंत्रता देता है। आपको जीने का अधिकार है और अपने शरीर को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है। प्रत्येक परिस्थिति में सिवाय कुछ कानूनी प्रावधानों को छोड़कर या विधि स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से फोर्सफुली आपके शरीर पे अटैक नहीं कर सकता जिससे कि आपको हानि हो या आपके लिए वो प्राण घातक हो। बचाव किया, सुरक्षा के लिए आपने दूसरे को बाध्य, नेचुरल है। ठीक है। बल्कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कई लोग करते हैं ऐसा सिद्ध, तो ये खैर चलो उस पर कर लेते हैं। ठीक है। तो
अनुच्छेद 21 के तहत आपके ऊपर या किसी भी परिस्थिति में आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें आपका यह है कि आपके प्राण और शरीर यानी आपके प्राण कोई नहीं ले सकता, ठीक है, सिवाय इसमें एक दो परिस्थितियां आती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के सिवाय। आप अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई आपको मारने पीटने आ गया किसी भी टाइम पे। होता क्या है कि कई बार लोग ऐसे होते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को ये कहते हैं कि भाई हम तो बड़े पावरफुल लोग हैं, हम किसी को भी मार पीट देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने प्राण की सुरक्षा के लिए कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हो इंस्टेंट केस में, ठीक है। विधि को छोड़कर और जो कि जघन्य अपराधों में आती है, उसको छोड़कर आपकी इस अधिकार को किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता। 1975 के अंदर इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय पर अदालत के समक्ष ये मामला सामने आया था कि क्या इमरजेंसी के दौरान इस अधिकार को खत्म किया जा सकता है। तो वहां पर ही अदालत का ये आदेश आया था कि इस हमारे अनुच्छेद को इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं किया जा सकता, ये इमरजेंसी के दौरान भी चालू रहेगा, ठीक है। तो हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर हमारे 38 प्रकार के अधिकार आते हैं, ठीक है, जिनको किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता सिवाय कुछ को छोड़कर, ठीक है।